नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक हम लेकर आए अगस्त माह के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसको हम देखेंगे। ये आगामी परीक्षाओं बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी और भी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम आज क्वेश्चन आपको देंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको तथ्य बताएंगे जिससे आपको डायरेक्टली सीधे इसके आंसर पता चल पाए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इन 3 रामसर स्थल के साथ भारत में अब कुल कितने रामसर स्थलों की संख्या हो गई है? हमारे पास ऑप्शन है 68, 76, 82 और 85। तो दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसके तथ्यों को देख लेते हैं जिससे आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। इसके तथ्यों में देखिए, 3 नए रामसर साइट जो जोड़े गए हैं वो 14 अगस्त 2024 को जोड़े गए हैं। तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य, काजू वैली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश में तवा जलाशय, ये 3 रामसर साइट जोड़े गए हैं। अभी देखिए, करंट में रामसर साइटों की संख्या 85 हो चुकी है। तमिलनाडु में 18 रामसर साइट है। सबसे पहला रामसर साइट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है और चिल्का झील उड़ीसा 1981 में शामिल किया गया था इसे। सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है। रामसर के लिए हम और भी पॉइंट देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूके में है 175 और मैक्सिको में 142 है। भारत में रामसर का सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका झील है जो कि कृत्रिम है। इसी तरीके से सबसे अधिक रामसर वाला देश, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि यूके जो है 175 और मैक्सिको 142। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल बोलीविया में है। अब रामसर के विषय में हम देख लेते हैं। रामसर स्थल का दर्जा उन आर्द्रभूमियों को प्रदान किया जाता है जो रामसर कन्वेंशन के मानकों को पूरा करते हैं। अब ये रामसर कन्वेंशन होता क्या है? रामसर कन्वेंशन एक पर्यावरण संधि है जो आर्द्रभूमि एवं उसके संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रयोग के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान करती है। रामसर स्थल का नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। इसी शहर में 1971 में 2 फरवरी को एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें भारत शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है हमारे पास नई दिल्ली, मुंबई, रियो डी जेनेरियो एंड जयपुर। आइए तथ्यों को देख लेते हैं, आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा। तथ्य है 27 अगस्त 2024 को ये आयोजित की गई थी और ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। हमारा आंसर यहाँ पर है। इसके तथ्यों के विषय में आगे देखते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरा विएरा के बीच ये बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग समेत द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। आगे देखते हैं। बैठक में ब्रिक्स, इब्सा और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी पर भी विचार विमर्श हुआ था। गौरतलब है कि ब्राजील वर्तमान में G20 संगठन का अध्यक्ष है।
इस तरह से हमने देखा कि ये 27 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था और नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हमारे पास ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। हम तथ्यों को देख लेते हैं। तथ्यों में 5 से 6 सितंबर 2024 को ये आयोजित किया गया था और ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तेलंगाना सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था शासन, प्रौद्योगिकी, वित्त एवं निर्माण जैसे क्षेत्रों में एआई के प्रभावों के विषय में सोचना। राज्य को वैश्विक इनोवेशन हब बनाना इसका उद्देश्य था। विषय था एआई को सबके लिए उपयोगी बनाना। ये थे ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन के मुख्य तथ्य। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है नई दिल्ली, गुरुग्राम, वियना और पेरिस। तथ्यों को देख लेते हैं, आंसर आप अपने आप लगा लेंगे। तथ्य हैं ये आयोजित किया गया था 5-6 सितंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिससे हमें आंसर पता चल गया कि ये नई दिल्ली में। आंसर ए इसका सही है। अब आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन आईएसए के द्वारा आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव को संबोधित किया। आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, इसकी स्थापना 2015 में की गई और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में अमेरिका भारत असैन्य परमाणु वाणिज्य पर द्विपक्षीय बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है मुंबई। तथ्यों को देख लेते हैं। ये 25 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस तरह से हमारा आंसर ए सही है। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री ने भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शामिल होने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई कि भारत और अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शामिल होने के लिए तैयार है। इस बैठक में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला गया। इस तरह से हमने देखा ये बैठक आयोजित की गई थी 25 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और मंत्री ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच जो अंतरिक्ष सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में यात्री जाने वाले हैं, उसमें शामिल भारतीय यात्री तैयार है पूरी तरीके से। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2024 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सौर गांव के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया। इस योजना के घटक मॉडल सौर गांव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं। इस योजना के घटक मॉडल सौर गांव
के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया गया है। इस घटक के लिए कुल 900 करोड़ का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है। चयन के बाद प्रत्येक गांव सौर मॉडल गांव को 1 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन है केवल 1 व 2, केवल 2 व 3 और केवल 1 व 3। चलिए इनके तथ्यों को देख लेते हैं। तथ्यों से चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। सौर मॉडल गांव 9 अगस्त 2024 को अधिसूचित किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। योजना के घटक मॉडल सौर गांव के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना। इस घटक के लिए आवंटित बजट जो है वो 800 करोड़ का है। प्रत्येक चयनित ग्राम को 1 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। गांव में प्रतियोगिता के मोड के तहत मनाने के लिए इसे 5000 विशेष श्रेणी के राज्यों 5000 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांव का होना आवश्यक है। इसकी जो आहारता है ये है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट जो है हमारा एक घटक गांव मॉडल सौर गांव के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव बनाने का पर जोर दिया जा रहा है। ये ऑप्शन सही है। दूसरा इसका बजट जो है वो 900 करोड़ रुपए का है। ये गलत है। यहाँ पर 800 करोड़ बजट है। और तीसरा जो है प्रत्येक चयनित गांव को 1 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। ये सही है। यानी कि हमारा पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन देख लेते हैं 1 और 3, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 21 से 23 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि माफी चाहेंगे 21 से 23 अगस्त 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रहे। विगत 25 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा थी। तीसरा पॉइंट है 1992 में भारत यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यह पहली यात्रा थी। हमारे पास ऑप्शन है 1 3 2 3 1 2। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम तथ्यों को देख लेते हैं। आंसर अपने आप हमें पता चल जाएगा। तथ्य है हमारे पास 21 से लेकर के 23 अगस्त के मध्य 2024 मध्य प्रधानमंत्री जी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर थे। पोलैंड की यात्रा 21-22 अगस्त 2024 में की गई। उल्लेखनीय कि 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा थी। भारत और पोलैंड के बीच 1954 में राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे। वर्ष 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद मध्य यूरोप में पोलैंड भारत का प्रमुख आर्थिक साझीदार बना। अगला है पॉइंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोलैंड की राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया गया। तो ये हो गया पोलैंड की राजधानी वार्सा है। इस यात्रा के दौरान पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क तथा राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात की। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं वो डोनाल्ड टस्क हैं और जो राष्ट्रपति हैं आंद्रे सेबेस्टियन डूडा है। अगला पॉइंट है हमारे पास उन्होंने वार्सा में गुड महाराज स्क्वायर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। यह स्क्वायर जाम साहब ऑफ नवाकार दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा की याद में मनाया गया है। अगला देखते हैं
अगला है यूक्रेन की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की भी यात्रा की है। तो यूक्रेन की यात्रा के संबंध में देख लेते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा की। 1992 में भारत यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यूक्रेन सरकार को 4 में भीष्म सहयोग हित मैत्री के लिए स्वास्थ्य पहल कप्स्युप सौंपे। प्रत्येक भीष्म क्यूब में सभी प्रकार की चोटों चिकित्सा से जुड़े हालात, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा एवं देखभाल से सुरक्षा करने संबंधी उपकरण हैं। तो इस तरह से हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया था कि 21 से 23 अगस्त 2024 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर थे। 21-22 को पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर 23 अगस्त को थे। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन इसका गलत है। थर्ड ऑप्शन है 1992 के में भारत यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध, ये ऑप्शन सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है, यानी कि पहला आंसर इसका सही है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे 20 अगस्त 2024 को तीसरा भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। दूसरा पॉइंट है भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चलिए तथ्यों को देख लेते हैं। ये इसका आयोजन 20 अगस्त 2024 में हुआ। ये इसका पहला पॉइंट सही है। कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। ये दूसरा पॉइंट हमारे पास है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये गलत है। इसमें क्या ऑप्शन में क्या दिया? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। दूसरा पॉइंट है इस यात्रा के दौरान देशों के बीच 9 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। आइए तथ्यों को देख लेते हैं। 19 से 21 अगस्त के 2024 के मध्य ये यात्रा संपन्न हुई थी। तो 19 से ये पहला ऑप्शन सही है हमारा। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली यात्रा थी, सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत और मलेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंध, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 1957 में फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। वो 20 अगस्त 2024 को उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया था। वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट गए थे। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की। इसके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो हमारे दोनों पॉइंट सही हैं यहाँ पर, 1 और 2। इसका आंसर सी सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यूपीएस के विषय में दिया गया है। तो पहला पॉइंट है 25 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी। दूसरा पॉइंट है इस योजना के तहत 25 वर्ष की न्यूनतम आवश्यक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में
प्रदान किया जाएगा। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के अनुपातिक होगा। तो चलिए इसके पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। इसका पॉइंट है 24 अगस्त 2024 को इसकी मंजूरी मिली थी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए 25 अगस्त, ये हमारा पहला ऑप्शन गलत है। अब आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी मंजूरी प्रदत्त की गई थी। सूचना सुनिश्चित पेंशन योजना 25 वर्ष की न्यूनतम आहरक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50%। यह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। अब अगला है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के लिए कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष की सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह, ये कंपलसरी है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि यह 25 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये मंजूर किया गया था। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष की न्यूनतम आहरक सेवा, ये सही है। 50% पेंशन सही है। न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यकाल अनुपातिक होगा, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2018 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक सामुद्रिक बचाव समन्वय केंद्र भवन का उद्घाटन किया। ऑप्शन है कोलकाता, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तथ्यों को देख लेते हैं, आंसर अपने आप हमें आ जाएगा। हमारे पास तथ्य है चेन्नई बंदरगाह परिसर स्थित आईसीजी क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र क्षेत्र में अपना पहला केंद्र स्थापित किया गया, जो तटीय राज्यों से सटे सागर के समुद्री प्रदूषण की घटनाओं, विशेष रूप से तेल व रासायनिक रिसाव की प्रतिक्रिया को के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर यहीं पर मिल गया। हमारा आंसर डी है, चेन्नई बंदरगाह परिसर में स्थापित किया गया है। अब आईसीजी के विषय में देख लेते हैं। नवनिर्मित अत्याधुनिक भवन 18 अगस्त 2024 को स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? चेन्नई में। उद्घाटनकर्ता राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। और चेन्नई समुद्र में संकट में फंसे नाविकों और मछुआरों के लिए सामुद्रिक बचाव कार्यों के समन्वय प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 अगस्त 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2024 की घोषणा की गई। हालांकि अभी ये चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन हम इससे पहले के क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियोज में हम इनके रिजल्ट के विषय में भी देख लेंगे। दोस्तों परेशान होने वाली बात नहीं है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके अगली वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको सारे करंट अफेयर्स इजीली तैयार हो सके। इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास, माफी चाहेंगे, पहला पॉइंट है जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होगा। हरियाणा विधानसभा का चुनाव 1 चरण में होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को 2024 को होगी। अब देखिए तथ्यों पर चलते हैं, सीधे आंसर आपको पता चल जाएगा। 16 अगस्त को घोषित किया गया, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया गया विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा 3 नवंबर 2024 को। इससे पहले हमारा रिजल्ट पास हो जाना चाहिए। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। ऐसी सीटें 17 हैं। मतदान 1 चरण में होगा। जम्मू कश्मीर में 90 सीट है, मतदान 3 चरणों में होगा। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि
जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होगा, ये गलत है, 3 चरणों में होगा। हरियाणा का चुनाव 1 चरण में होगा, तो 1 और 2 में से 2 सही है, 1 गलत है। आइए तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं। रिजल्ट जो है वो 4 अक्टूबर को आना है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं। मतगणना की तिथि, माफी चाहेंगे, मतगणना की तिथि जो है वो 4 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन सी, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं इंडिया रैंकिंग 2024 से संबंधित कथनों को दिया गया है, इनके विषय में इनकी जानकारी इकट्ठी कीजिए और पॉइंट्स को मैच कराइए। और यह एक राष्ट्रीय संस्थागत रूपरेखा NIRF के तहत देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में जारी रैंकिंग है। इसके समग्र श्रेणी IIT बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ISC बेंगलुरु विश्वविद्यालय इस श्रेणी में शीर्ष पर रहा। दोस्तों इसके तथ्य मैंने दे रखे हैं, आप इसके तथ्यों को पढ़िएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य की मंत्रिमंडल द्वारा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। आइए तथ्यों को देख लेते हैं। तथ्यों में है ये संबंधित राज्य छत्तीसगढ़, हमारा आंसर ए है। आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा ये मंजूरी दी गई, 7 अगस्त 2024 को ये मंजूर किया गया। टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्रों की को इसमें सम्मिलित किया गया, यानी कि इसमें 2 पार्ट है। पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है तमोर पिंगला। इस टाइगर रिजर्व के गठन में राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य द्रौपदी मुर्मू फिजी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे की राजकीय यात्रा पर रही। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, यह भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की फिजी और तिमोर लेस्टे की पहली यात्रा थी। आइए पॉइंट्स देख लेते हैं इनके विषय में। पहला है 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य हमारी राष्ट्राध्यक्ष इन राज्यों की राजकीय यात्रा पर थी, यानी कि पहला पॉइंट हमारा सही है। दूसरा है 5 से 6 अगस्त 2000 के मध्य रात्रि फिजी के दौरे पर रही। यह भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष का फिजी का पहला दौरा था। यह भारत दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यह भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष का फिजी फिजी का तो पहला दौरा यहाँ पर क्लियर हो गया। तिमोर लेस्टे का हम देख लें। देखिए तिमोर लेस्टे में अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम पड़ाव 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्टे की यात्रा पर थी। यह भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की तिमोर लेस्टे की पहली यात्रा थी। अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में हमारा है 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी एवं न्यूजीलैंड तिमोर लेस्टे की राजकीय यात्रा पर रही है। ये हमारा सही है। दूसरा पॉइंट है भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की फिजी और तिमोर लेस्टे की यह पहली यात्रा थी, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर सी, हमारा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 14 अगस्त 2024 को राजस्थान में लॉन्च किए गए किसान साथी मोबाइल ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है हमारे पास, किसान साथी मोबाइल ऐप पार्वती बांध धौलपुर कमांड क्षेत्र के काश्तकारों के लिए तैयार किया गया है। आइए पॉइंट को देख लेते हैं, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। माफी चाहेंगे, इसका आंसर यहाँ पर नहीं है, ये गलत ऐड किया गया है।
तो दोस्तों इसका आंसर आप सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये पूरा अक्टूबर महीने का करंट अफेयर समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों इसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये डेटा पहुंच सके, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस को और अच्छे तरीके से हम बना सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला है हमारा नवंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।